तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 28 अप्रैल। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बड़ी बड़ी प्लास्टिक की बोतलों में आपके घर या फिर ऑफिस में जो पानी पहुंचाया जा रहा है वे पानी आपकी सेहत के लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। ये पानी आपके लिए इतना खतरनाक है कि आपको कैंसर हो सकता है। जहाँ एक रिसर्च के अनुसार प्लास्टिक की ऐसी बोतलों में भरा पानी आपको नहीं पीना चाहिए जो लंबे समय से गर्मी या फिर धूप में रखी गई हो, क्योंकि इससे आपको कैंसर जैसी तमाम बीमारियां हो सकती है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ये पानी की बोतलें चिलचिलाती गर्मी में कई दिनों तक लगातार रहती है। प्लास्टिक का रिसर्च करने वाले साइंटिस्टों ने पाया है कि लंबे समय से गर्म जगह पर रखे जाने वाली बोतलों में लगातार धूप लगती है। ऐसी स्थिति में संभव है कि प्लास्टिक से निकलने वाला रसायन पानी में घुल सकता है और वह पानी अगर आप पीते हैं तो फिर आपको कैंसर जैसी तमाम बीमारियां हो सकती है। ऐसे बोतलों का पानी पीने से पहले आपको 2 बार सोचना चाहिए कि क्या ये कहीं लंबे समय के लिए तेज धूप में तो नहीं रखा गया है। नेशनल जियोग्राफिक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्लास्टिक की बोतलें रसायन छोड़ती है। जैसे जैसे तापमान और समय बढ़ता है तो प्लास्टिक में रसायन बंधन तेजी से टूटते हैं और रसायनों से रिसने की संभावना अधिक होती है। डॉक्टरों ने बताया है कि प्लास्टिक की बोतलों से पानी का सेवन करते रहने से माइक्रोप्लास्टिक के कारण पेट से संबंधित कई बीमारियां हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे हार्मोनल असंतुलित हो सकता है जिससे कैंसर होने की संभावना अधिक होती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इन दिनों गर्मी का कहर लगातार जारी है। पारा सामान्य डिग्री से 5 गुना अधिक यानी कि 42 डिग्री तक पहुंच गया है। जहां लोग गर्मी से बेहाल हैं। सुबह 10 बजे से ही धूप इतनी तीखी हो जाती है कि बाहर निकलने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। जब पछुआ हवा के कारण हर दूसरे दिन दक्षिण बिहार के अधिकतर जिलों में लोग लू की चपेट में आ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 30 अप्रैल तक पारा इसी तरीके से बना हुआ रहेगा। दोपहर के 11 बजते ही गर्म हवा लू का रूप ले लेती है। जब दोपहर के 4 बजे तक लोग सड़कों पर उतरने से बचते हैं। पहले शाम 4 बजे के बाद धूप का तीखापन तो थोड़ा कम हो जाता था, लेकिन अब 5 बजे के बाद भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। शाम 6 बजे के बाद ही लोग राहत की सांस ले रहे हैं। वहीं गर्मी के कारण बड़ों के साथ ही बच्चों पर भी डायरिया का प्रकोप तेज हो गया है। जब तीखी गर्मी से ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जब पीएमसीएच और आईजीएमएस में ज्यादातर डायरिया और क्रॉनिक लिवर डिसीज के रोगी पाए जा रहे हैं। बदलते मौसम में डायरिया के अलावा मरीजों में पेट दर्द, अपच, उल्टी, एसिडिटी की शिकायत ज्यादा मिल रही है। दोस्तों बात करते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति से शुरू होकर के लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का मुद्दा पूरे देश में फैला हुआ है। राज ठाकरे द्वारा उद्धव सरकार को दी गई चेतावनी के बाद हनुमान चालीसा की राजनीति से महाराष्ट्र में सियासी संग्राम छिड़ गई है। राज ठाकरे द्वारा उद्धव सरकार को दी गई चेतावनी के बाद हनुमान चालीसा की राजनीति से महाराष्ट्र में सियासी संग्राम छिड़ गया है। यह धीरे धीरे ये मुद्दा देश के अन्य राज्यों में फैलता गया और कई राजनीतिक दल जहां लाउड स्पीकर बैन का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कुछ इसे महज एक सियासी शगुफा मान रहे हैं। अब कांग्रेस नेता भी लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ कराने के समर्थन में आ गए हैं। जहां मध्य प्रदेश के इंदौर में लाउड स्पीकर पर 5 वक्त हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। जीतू पटवारी ने कहा है कि मैं हर मंगलवार को सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ लाउड स्पीकर पर ही करता हूं। जहां उन्होंने कहा है कि हनुमान चालीसा का पाठ लाउड स्पीकर पर पढ़ने पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। वही जब जीतू पटवारी से अजान को लाउड स्पीकर पर पढ़ने को लेकर के सवाल किया गया तो फिर वो इसे टालते नजर आए। ये बड़ी बात है। जब कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा है कि लाउड स्पीकर को लेकर के देश में जो भावनाएं बनाई जा रही है उससे देश का भला होने वाला नहीं है। मैं भी रोज पाठ करता हूं, मेरी आस्था का विषय है। लाउड स्पीकर में हमारे सुंदरकांड होते हैं और हनुमान चालीसा भी होता है। रोज या फिर मंगलवार को लाखों परिवार में होता है या शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ होता है। मैं खुद लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ कराता हूं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में लालू परिवार से बड़ी खबर सामने आ रही है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव जल्द ही अपने पिता और फिर पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को अपना इस्तीफा सौंपने वाले हैं। ये बड़ी खबर है। आपको बता दूं कि आरजेडी के एक युवा नेता ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पर मारपीट और फिर गाली गलौज करने का आरोप लगाया था। उसने आरोप लगाया था कि तेज प्रताप यादव ने उन्हें नंगा करके उनकी पिटाई की है और भद्दी भद्दी गालियां दी है। आरोपी के अनुसार इस पूरी घटना को अंजाम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड पर दिया गया है।
जिसके बाद अब तेज प्रताप यादव ने इस्तीफा देने का ऐलान करते हुए उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का काम किया है, सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया, जल्द अपने पिता से मिलकर के इस्तीफा दे दूंगा, मैं आरजेडी छोड़ दूंगा, यानी कि राजद से संन्यास ले लूंगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कई हिस्सों में आम की खेती को 20% का नुकसान हो गया है। आम का फल छेदक कीट और मधुआ का ठीक से प्रबंधन नहीं होने से पत्तियां काली हो गई है, झड़ गए हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, शिवहर, मोतिहारी और आसपास के जिलों में फल छेदक कीट ने भारी नुकसान पहुंचाया है। इस कीट पर सामान्य कीटनाशक का असर नहीं हो पा रहा है। कीट फल में छेद करके उसे सड़ा दे रहे हैं, इससे आम झड़ करके गिर जा रहे हैं। आधा दर्जन से अधिक जिलों में इस कीट ने बागों में 50% तक नुकसान पहुंचाया है। बारिश अधिक होने से कीट का असर अधिक होने को मिल रहा है। इस कीट ने 2014-15 में भी भारी नुकसान पहुंचाया था, बीच में गायब हो गया था, लेकिन 2021 में वापस लौटा है। दोस्तों अब बात बिहार नहीं बल्कि एक खबर यूपी से आ रही है। तो यूपी में पहली बार गायों के लिए भी एम्बुलेंस सेवा शुरू होगी। जी हाँ, हमारे यहाँ तो इंसानों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, लेकिन अब गायों को एम्बुलेंस की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए 1962 नंबर यानी कि 1962 नंबर डायल करना होगा। नंबर डायल करने पर 1 घंटे के अंदर पशु डॉक्टर विभाग की टीम गौवंश का इलाज कराने पहुंचेगी। इतना ही नहीं, सरकार छुट्टा पशुओं की समस्या का समाधान करने के लिए कई और सारे बड़े कदम उठाएगी। इसमें गोबर खरीदना भी शामिल होगा। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप भी देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI के ग्राहक हैं तो फिर आपके लिए बेहद ही जरूरी सूचना है। जब बैंक ने अपने ग्राहकों को डिजिटल फ्रॉड से बचाने के लिए डिजिटल सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किया है। SBI ने अपने ग्राहकों को धोखाधड़ी के जाल में फंसने से बचाने के लिए उपाय बताए हैं। SBI ने कहा है कि ग्राहकों को अपने पासवर्ड को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। साथ ही प्राइवेट जानकारी की स्टोरेज से बचने के लिए अपने मोबाइल या फिर उपकरणों में ऑटो सेव और रिमेंबर्स जैसे विकल्पों को बंद रखना चाहिए। SBI ने अपने डिजिटल लेन देन को सुरक्षित रखने को ग्राहकों के लिए एक व्यापक डिजिटल सुरक्षा दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ग्राहकों को अपने डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल लेन देन, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और सोशल मीडिया सुरक्षा के सभी पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर अरुण लाल अगले महीने कोलकाता में बुलबुल साहा से शादी करने वाले हैं। आपको बता दूं कि अरुण लाल 66 साल के हैं और बुलबुल साहा उससे 25 साल छोटी है। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर यह फोटो अभी काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है। फोटोज और रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी 2 मई को शहर के पियरलेस इन होटल में होगी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बुलबुल साहा लंबे समय से अरुण लाल की दोस्त हैं। अरुण लाल वही है जिन्होंने कैंसर से लड़ाई लड़ने के बाद वापसी करके बंगाल की कोच पद की भूमिका निभाई थी। जी हाँ, आपको फिर से बता दूं कि अरुण लाल बुढ़ा हो गया है, जबकि उसकी होने वाली पत्नी अभी जवान है। अरुण लाल को तो बुढ़ा भी नहीं कहा जा सकता, अरुण लाल बूढ़े हो गए हैं। इसकी उम्र 66 साल है और इसकी होने वाली पत्नी की उम्र 25 साल उससे कम है। इसी वजह से अभी ये शादी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जो सोचे कि आपके साथ भी शेयर कर दें। जहाँ आपको बता दूं कि अरुण लाल की पहली पत्नी का नाम रीना है। दोनों अब साथ में नहीं रहते हैं। जानकारी मिली है कि अरुण लाल की दूसरी शादी उनकी पहली पत्नी की रजामंदी के बाद हो रही है। रीना और अरुण लाल तलाक ले चुके हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भीषण गर्मी और हीट वेव से लोग परेशान हैं। तापमान बढ़ते देख करके PHED ने सभी अधिकारियों को अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग की ओर से जारी 15 अप्रैल की भूजल की रिपोर्ट के मुताबिक अभी पूरे बिहार में 2019 में जिस तरह से भूजल का स्तर 47 फुट तक गया था, वैसी स्थिति अभी तो किसी जिले की नहीं है। लेकिन 2021 अप्रैल की तुलना में हम 2022 अप्रैल की रिपोर्ट से करें तो फिर गया, औरंगाबाद, जमुई, सीतामढ़ी और सहरसा में 5 इंच से 5 फुट तक भूजल नीचे चला गया है। यानी कि पीने का पानी जो हमको अभी मिल रहा है वह अब नीचे जा रहा है, नीचे समाते जा रहा है, जिससे हम पर काफ़ी मुसीबतें आने वाली है। जी हाँ, भविष्य में हम लोग पानी पीने के लिए तरसेंगे क्योंकि भूजल स्तर नीचे जाता जा रहा है। वहीं गोपालगंज, बक्सर, दरभंगा, बेगूसराय, बांका, मुंगेर और जहानाबाद का जलस्तर भी काफ़ी हद तक कम हो गया है। इसी तरीके से गर्मी रही तो फिर इन जिलों में भूजल में गिरावट तेजी से होने की संभावना है। PHED मुख्यालय पर भूजल के लिए बनी निगरानी टीम को विभाग की ओर से मुखिया और जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लेने का निर्देश दिया गया है ताकि भूजल में गिरावट की सभी जानकारी तुरंत मिल सके। या दूसरी ओर हर घर नल का जल से जुड़े लाभुकों से भी इस संबंध में फीडबैक लिया जा रहा है।
यहाँ से मिलने वाले फीडबैक की सूचना जिलों के तैनात अधिकारियों को हर दिन व्हाट्सएप पर भेजा जा रहा है। गोपालगंज, बक्सर, दरभंगा, बेगूसराय, बांका, मुंगेर और जहानाबाद में भूजल नीचे आया है। वहीं गया, औरंगाबाद, जमुई, सीतामढ़ी और सहरसा में 3 फुट तक जल स्तर घटा है। गोपालगंज, बक्सर, दरभंगा, बेगूसराय, बांका, मुंगेर और जहानाबाद में जल स्तर बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि देश भर में रोजेदारों ने आज सहरी खाकर के 26वां रोजा रखा है। इस्लाम धर्म का पवित्र महीना रमजान अब कुछ ही दिनों में खत्म होने जा रहा है। यह महीना 29 या फिर 30 दिनों का होता है, जिसे चांद के हिसाब से तय किया जाता है। इस दौरान लोग बढ़ चढ़ करके दान पुण्य का काम करते हैं, यानी कि जकात, खैरात, सदका, फितरा देने का काम करते हैं, बांटने का काम करते हैं गरीबों को। क्योंकि इसे इस्लाम का पाक महीना कहते हैं, ऐसे में लोग पूरा दिन इबादत करके गुजारते हैं। जब यह महीना पूरा हो जाता है तो फिर ईद उल फित्र का त्यौहार आता है। सुबह के समय ईद की नमाज अदा की जाती है। इसके बाद एक दूसरे को गले लगा करके ईद की मुबारकबाद दी जाती है। यह आज 26वें रोजे की शुरुआत सहरी के साथ हुई है। मस्जिदों में ऐलान के बाद लोगों ने सहरी की है, फिर सभी ने मस्जिद जाकर के फजर की नमाज अदा की है। अब सभी रोजेदार शाम के वक्त का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि सूरज ढलने का, ताकि वो इफ्तार करके रोज़ा खोल सके। यह रमज़ान का महीना इस बार इसलिए रोज़ेदारों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है क्योंकि देश भर में चिलचिलाती धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है। उन्हें पूरा दिन बिना खाए पिए गुजारना पड़ता है, जहाँ हालांकि रोज़ेदारों का उत्साह इसके बाद भी कम नहीं हुआ है। दोस्तों, बात करते हैं कि देश के कुछ हिस्सों में हाल ही में हुए सांप्रदायिक तनाव के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर को हटाने का आदेश दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा है कि राज्य सरकार ने पुलिस को अनाधिकृत लाउडस्पीकर को हटाने से पहले धार्मिक नेताओं से बात करने और उनके साथ समन्वय करने का भी निर्देश दिया गया है। यह कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने के दूसरे दिन बाद आया है कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से दूसरे को असुविधा नहीं होनी चाहिए। पिछले हफ्ते योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि बिना अनुमति के राज्य में किसी भी धार्मिक जुलूस या फिर मार्च की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि नए स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह आदेश तब आया जब ईद और अक्षय तृतीया का त्यौहार अगले महीने एक ही दिन होने की संभावना है, जहां और आने वाले दिनों में कई अन्य त्यौहार भी आने वाले हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में गर्मी का मौसम अपनी असली रंग दिखाने लगा है। लगातार बढ़ते तापमान की वजह से पटना में स्कूलों के खुलने के समय में बदलाव किया गया है, जहां अब स्कूलों को 10:45 तक ही बंद कर दिया जाएगा, ताकि नौनिहालों को यानी कि बच्चों को गर्मी लू का प्रकोप न झेलना पड़े। जब पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने अपने आदेश में लिखा है कि बिहार में बढ़ते तापमान से बड़ी परेशानी, बढ़ते तापमान, भीषण गर्मी को देखते हुए अब पटना जिले के सभी स्कूल 10:45 तक ही खुले रहेंगे। जब बच्चे के स्वास्थ्य जनजीवन पर प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना को देखते हुए पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने यह आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश बुधवार 27 अप्रैल से लागू हो गई है। इस आदेश से बच्चों को काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आपको बता दूं कि कोरोना के चलते स्कूल लंबे समय तक बंद थे, या ऐसे में स्कूलों को खुला रखना जरूरी है। लेकिन गर्मी लू की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर न पड़े, इसके लिए प्रशासन को ये कदम उठाने पड़ रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में आरजेडी की इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव, सीएम नीतीश कुमार का एक साथ दिखना नए समीकरण की ओर इशारा कर रहे हैं। इसे लेकर के हलचल तेज हो चुकी है। इस पर जवाब देते हुए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि वे भाजपा आरएसएस से जुड़ी ताकतों से लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव के अनुसार आरजेडी ने आरएसएस, भाजपा, उनके सहयोगियों से कभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समझौता नहीं किया है। हालांकि अधिक समय नहीं हुआ है जब आरजेडी ने भाजपा के पुराने साथी जेडीयू के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी। तेजस्वी यादव ने इस दौरान कॉमन सिविल कोड का विरोध किया। तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर बरसते हुए कहा कि वर्तमान में देश में सरकार नागपुर से चलाई जा रही है। सरकार जब भी इस कानून को लाएगी, आरजेडी इसका विरोध करेगा। साथ ही केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने सीबीएसई पाठ्यक्रम में उर्दू विषय के चैप्टर को लेकर के जो बदलाव किया गया है उसका भी विरोध करेगा। जब तेजस्वी यादव ने मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के विपक्षी गठबंधन बनाने पर जोर दिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में सभी छोटी छोटी नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। इसको लेकर के जल संसाधन विभाग को निर्देश दिया गया है। खबर के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि छोटी छोटी नदियों को जोड़ने की योजना बनाएं। इसको लेकर के जल संसाधन विभाग को जल्द से जल्द उचित कदम उठाने को कहा गया है। बहुत जल्द बिहार में छोटी नदियों को जोड़ने का काम किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि नदियों को आपस में जोड़ने से
जल संरक्षित रहेगा और इससे लोगों को सिंचाई कार्य में भी सुविधा होगी। साथ ही साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को भी इससे लाभ मिलेगा तथा किसानों को खेती करने में सहूलियत होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बांका जिले में एक सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम देने का मामला सामने आया है। पुलिस का दावा है कि हत्या की इस घटना को विवाहेतर संबंधों के चलते अंजाम दिया गया है। एक शादीशुदा महिला का एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। जहाँ उनके बीच के संबंधों की जानकारी जब महिला के पति को चला तो फिर दंपति ने यानी कि महिला की पति ने मिलकर के अपने प्रेमी की हत्या कर दी। कुछ दिनों पहले युवक का शव खेत में बरामद किया गया था। पुलिस ने हत्याकांड को सुलझाने का दावा करते हुए मृतक युवक की विवाहित प्रेमिका को मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया है। जहाँ वहीं आरोपी महिला का पति फरार है। हत्याकांड के खुलासे के बाद स्थानीय लोग भी हैरत में हैं। नीतू देवी ने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि उनका छोटू से तकरीबन 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, यानी कि दोनों प्यार करते थे। यह छोटू अक्सर ही नीतू के घर आया जाया करता था। जब महिला ने बताया है कि बीते 20 अप्रैल को भी छोटू उनके घर पर आया था। इस बार उनके पति को इसके बारे में जब पता चल गया, इसके बाद छोटू को खाना खिला करके सुला दिया गया और सोती हुई अवस्था में ही पति पत्नी ने मिलकर के युवक की गला दबा करके हत्या कर दी। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भारत ने एक साथ सबसे ज्यादा राष्ट्रीय ध्वज फहराने का रिकॉर्ड कायम किया है। जहां अभी तक ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था। करीब 5 मिनट तक झंडा फहराया गया। जहां 23 अप्रैल 2022 को बिहार के भोजपुर के जगदीशपुर में स्थित दुलोर मैदान में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम में 78,220 तिरंगे झंडों को एक साथ लहरा करके भारत ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। ये मौका था जगदीशपुर के तत्कालीन राजा वीर कुंवर सिंह का अंग्रेजों के खिलाफ विजय प्राप्त करने का, जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में गिना जाता है। जहाँ ये कार्यक्रम भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत गृह मंत्रालय और सांस्कृतिक मंत्रालय ने मिलकर के किया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे लड़कों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आप बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह खबर के अनुसार बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 8 मई को बिहार के 1083 परीक्षा केंद्र में होना प्रस्तावित है। एग्जाम में शामिल होने के लिए आप बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bic.nic.in और ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि तेज प्रताप यादव के प्रकरण को लेकर के एक तरफ जहां आरजेडी और लालू परिवार के अंदर घमासान छिड़ा हुआ है, तो वहीं विरोधियों को हमला बोलने का मौका ही मिल गया है। जहां तेज प्रताप मामले को लेकर के तेजस्वी यादव की चुप्पी पर जेडीयू ने सीधा सवाल पूछा है। जेडीयू के विधान पार्षद और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पूछा है कि आखिर तेजस्वी यादव को इस मामले की जानकारी क्यों नहीं की जा रही है कि उनकी पार्टी पदाधिकारी की पिटाई बड़े भाई ने कर डाली है। जहाँ आरजेडी में रहने की एक ही शर्त है, अगर आपको पार्टी में रहना है तो फिर तेज प्रताप यादव की गाली सुननी होगी और उनसे भी खाना होगा। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि तेजस्वी यादव अपने युवा महानगर अध्यक्ष की पिटाई को लेकर के सवाल किए जाने पर ऐसे चुप हो गए जैसे सांप सूंघ गया हो। दरअसल तेज प्रताप यादव के खिलाफ बोलने का साहस किसी में नहीं है। वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद बाबू के साथ क्या हुआ था ये कोई भी नहीं भूला है। नीरज कुमार ने कहा कि पहले जंगल राज के दौर में लालू परिवार के लोग पार्टी के नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं की जमीन तक लिखवा लेते थे। जहाँ इससे कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अब वह दौर नहीं रहा। तेज प्रताप यादव की तरफ से इस्तीफे की पेशकश करने को लेकर के नीरज कुमार ने नाटकबाजी ही करार दिया है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि लालू यादव के बेटे से इस्तीफा कौन लेगा और पार्टी में इतना साहस किसके पास है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेज प्रताप यादव भले ही इस्तीफा की बात कर रहे हो, लेकिन किसी में इतना साहस हिम्मत नहीं है कि वे तेज प्रताप यादव का इस्तीफा ले, जब पार्टी के अंदर कोई प्रोटोकॉल और सिस्टम नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि देश में इन दिनों डिजिटल पेमेंट का क्रेज बढ़ा है। लोग बाजार में रोजमर्रा की चीज़ों के साथ साथ सब्जी फल खरीदने में जहां गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं अब शादी ब्याह में भी शगुन के लेन देन में भी डिजिटल पेमेंट की झलक दिखने लगी है। ऐसा करने से लोगों को पैसे लेने देने के लिए लिफाफे खोजने या फिर गिफ्ट खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है, जब लोग शादी में डिजिटल पेमेंट करके ही शगुन दे रहे हैं। बिहार के गोपालगंज में 24 अप्रैल को एक ऐसी शादी हुई जिसमें लोग कैश की
बजाय डिजिटल पेमेंट के जरिए शगुन देते हुए दिखे। इस शादी में लड़की के परिवार वाले ने शगुन के रुपये और गिफ्ट की जगह कैशलेस कल्चर को अपनाया और फिर लोगों से डिजिटल पेमेंट लिया। जब इस शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जब दुल्हा दुल्हन के परिवार वालों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैशलेस मुहिम से प्रेरित होकर के ही शगुन फोन पे से किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की सियासत को समझने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी को कभी नहीं भूल सकते हैं। जब बिहार में एनडीए की सरकार में हमेशा सुशील मोदी नीतीश कुमार को सियासी बैकअप देते रहे। यहाँ राज्यसभा सांसद बन जाने के बाद भी सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को सपोर्ट करना नहीं छोड़ा है। राज्यसभा सांसद बनने के बाद सुशील मोदी बिहार के सियासी मसलों पर ज़्यादातर चुप ही रहते थे, लेकिन बोझा उपचुनाव में पार्टी की हुई दुर्गति के बाद वे मुखर हो गए हैं और सोशल मीडिया पर बीजेपी के बड़बोले नेताओं की जमकर क्लास लगा रहे हैं। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार के पक्ष में ट्वीट करते हुए उन नेताओं को नसीहत दी है जो बेवजह नीतीश कुमार को बिहार से रिटायर करने पर तुले हुए हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करने वालों पर तंज कसते हुए और कड़ा प्रहार करते हुए सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि बिहार में एनडीए सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही कार्यकाल पूरा करेंगी, तब भी ये झूठ फैलाता रहना थेटोलॉजी है कि भाजपा बीच में ही अपना मुख्यमंत्री बनवाना चाहती है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री को लेकर के निराधार अटकलेबाजी जारी रखना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस शरारत का कुछ असर विधानसभा के बोहचा उपचुनाव पर भी पड़ा होगा। सुशील कुमार मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि एनडीए के बोहचा उपचुनाव में हार का दोषी नीतीश कुमार के खिलाफ टिप्पणी करने वाले नेताओं पर लगा दिया है। जहाँ उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा का 2020 का चुनाव एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट मांगते हुए लड़ा था। लोगों ने इस पर भरोसा दिया। जब एनडीए को नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करने का जनादेश 2025 तक दिए हैं, तब किसी किंतु परंतु के साथ बीच में बदलाव का कोई भी सवाल ही नहीं है। सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार के सपोर्ट में खड़े हैं। उनके ट्वीट से साफ झलका है कि सुशील कुमार मोदी बिहार के कुछ बड़बोले नेताओं से नाराज हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े पेप्सी प्लांट के बाद पहले एथेनॉल प्लांट को तोहफा बिहार वासियों को मिलने वाला है। जैसे सीएम नीतीश कुमार 30 अप्रैल को इस नए प्लांट का उद्घाटन करने वाले हैं। पूर्णिया के धमदाहा अनुमंडल के गणेशपुर परोड़ा में बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट बनाया गया है। जहां यह प्लांट 104 करोड़ की लागत से इंडियन बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा करीब 15 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। इस प्लांट की क्षमता 65,000 लीटर प्रतिदिन है। जहाँ एथेनॉल प्लांट की शुरुआत होती है तो फिर कोसी और सीमांचल के लोगों को काफ़ी फायदा होने वाला है। यहाँ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लोगों को रोजगार मिलने वाला है। देश में अभी गन्ना से एथेनॉल का उत्पादन हो रहा है, जब पर बिहार के इस पहले प्लांट से मक्का और ब्रोकन राइस से एथेनॉल का उत्पादन होगा। ये मक्का कच्चा माल के रूप में इसी इलाके के किसानों के लिए लिया जाएगा। मक्का से एथेनॉल के निर्माण के बाद बची सामग्री से पशु आहार बनाया जाएगा। जब प्लांट के शुरू होने के बाद मक्का किसानों को अपने फसल की अच्छी कीमत मिल सकेगी, क्योंकि इस इलाके में बड़े पैमाने पर मक्का की खेती होती है और हर साल यहाँ का मक्का ट्रेन के माध्यम से दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। जहाँ इसमें किसानों से ज़्यादा व्यापारी मुनाफे कमाते हैं, पर इस प्लांट के शुरू होने से किसानों को उनके मक्के की ज़्यादातर कीमतें मिलने की उम्मीद है। दोस्तों बात करते हैं कि आजान और लाउड स्पीकर विवाद को लेकर के देश के कई राज्यों में चल रही तनातनी के बीच उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व में भाजपा सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य में तेज आवाज में ना तो आजान बजाया जा सकता है और न ही भजन बजेंगे। योगी सरकार के इस निर्देश का असर भी दिखना शुरू हो गया है और धार्मिक जगहों में तेज आवाज में बजने वाले कई लाउड स्पीकर अब उतारने लगे हैं। आजान से शुरू हुआ विवाद अब मंदिरों की चौखट तक भी पहुंच गया है और कई मस्जिद और मंदिरों के शिखर से या तो लाउड स्पीकर उतर गए हैं या फिर अब उनकी आवाज बेहद धीमी हो गई है, कम हो गई है। योगी सरकार ने यूपी में मंदिर, मस्जिद सहित सभी धर्म स्थलों पर ये तय मानकों के मुताबिक लाउड स्पीकर बजाने को कहा है। जहाँ किसी भी धर्म स्थल के लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण न हो और नियमों का उल्लंघन न हो पाए, इसका विशेष ध्यान देने को कहा गया है। इसी को लेकर के सूत्रों का कहना है कि राज्य में अब तक 100 से अधिक लाउड स्पीकर उतारे जा चुके हैं, जहाँ वहीं हजारों की आवाज कम हो चुकी है। वहीं रामनवमी और हनुमान जयंती पर देश के कई राज्यों में हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद यूपी में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ईद को देखते हुए सभी पुलिस वालों की छुट्टी 4 मई तक रद्द कर दी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रोजगार मांगने वालों की संख्या बढ़ी है। जब बिहार में 3 लाख लोगों ने रोजगार के लिए
NIC पोर्टल पर आवेदन किया है। जब पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में ये 4 गुना से अधिक है। वहीं ऑनलाइन पोर्टल पर 2015 से लेकर के अब तक राज्य के 14 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं ने अपना निबंधन कराया है। जब बेरोजगारों को ऑनलाइन निबंधन की सुविधा NCS पोर्टल पर 2015-16 से ही मिली हुई है। पहले साल बिहार के मात्र 5152 बेरोजगारों ने ही ऑनलाइन पोर्टल पर निबंधन कराया, लेकिन 2016-17 में 6,05,397 बेरोजगारों ने पोर्टल पर निबंधन किया है। साथ ही 2017-18 में 1,53,709 तो 2018-19 में 1,43,858 बेरोजगारों ने पोर्टल पर निबंधन किया। 2019-20 में 1,18,828 बेरोजगारों ने पोर्टल पर निबंधन किया। वहीं कोरोना के कारण 2020-21 में सबसे कम 71,817 बेरोजगारों ने ही पोर्टल पर निबंधन किया है। लेकिन जैसे ही कोरोना का प्रभाव खत्म हुआ कि 2021-22 में 3,05,683 बेरोजगारों ने पोर्टल पर निबंधन किया है, जो हाल के सालों में सबसे अधिक है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के हवाई अड्डा का रास्ता साफ होने के बाद अब बिहार के एक और शहर के लोगों का हवाई सफर का सपना पूरा होने जा रहा है। जब पूर्णिया के जिलाधिकारी राहुल कुमार ने कहा है कि बिहार सरकार ने नागरिक उड्डयन निदेशालय को जरूरी भूमि सौंपी गई है, जब भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो गया है। पूर्णिया के DM राहुल कुमार ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि राजस्व विभाग द्वारा हमारी सिफारिशों को मंजूरी मिलने के बाद हमने पूर्णिया हवाई अड्डे के लिए आवश्यक भूमि नागरिक उड्डयन निदेशालय बिहार सरकार को सौंप दी है। जब भूमि अधिग्रहण का काम अब पूरा हो गया है। इससे पहले उन्होंने बताया था कि पूर्णिया में हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी 45 मामलों की सुनवाई पूरी कर ली गई है। इसके बाद राजस्व विभाग को अनुशंसाओं के साथ रिपोर्ट भेजी गई है। यहां से मंजूरी मिलने के बाद नागरिक उड्डयन निदेशालय को जमीन सौंपी जाएगी। आपको बता दूं कि इससे पहले भागलपुर में हवाई अड्डे का रास्ता साफ हो चुका है। जब भागलपुर में हवाई अड्डे का सर्वे राइप एयरलाइंस कर चुकी है, जहां साथ ही हवाई अड्डे पर ट्रायल के लिए 3 मई को राइप एयरलाइंस विमान उतरेगा। आपको बता दूं कि अभी बिहार के पटना, गया और दरभंगा से विमान सेवा की उड़ान की जा रही है। पूर्णिया में हवाई अड्डे की राह में सबसे बड़ा रोड़ा भूमि अधिग्रहण का रहा है। जब भूमि अधिग्रहण का काम पूरा होने और फिर राजस्व विभाग द्वारा सिफारिशों की मंजूरी मिलने के बाद पूर्णिया से विमान सेवा शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। आपको बता दें कि पूर्णिया में हवाई अड्डे को लेकर के मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने भी अभियान चलाया था। पूर्णिया से विमान सेवा शुरू करने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2016 में ही किया था, जहां इसके लिए 52 एकड़ जमीन की जरूरत थी। इसके लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना था, लेकिन मामला कोर्ट में लंबित रहने के कारण भूमि अधिग्रहण में समय लगा। जब पूर्णिया से विमान सेवा शुरू होने से पूर्वी बिहार और सीमांचल के लोगों को काफी फायदा होगा। खास करके सीमांचल के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के लोगों को काफी फायदा होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बड़े पैमाने पर होमगार्ड के जवानों की बहाली हो रही है। जब पटना में गृह रक्षकों की बहाली बड़े पैमाने पर होने वाली है। जब पटना जिलाधिकारी यानी कि पटना के DM कार्यालय, जिलाधिकारी पटना डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, पटना SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों द्वारा गृह रक्षकों की यानी कि होमगार्डों की बहाली को लेकर के समाहरणालय सभागार में बैठक करके निर्णय लिया है। जब मिली जानकारी के अनुसार ये बहाली प्रक्रिया आगामी 6 मई को आयोजित की जाएगी, जिसकी तैयारी को लेकर के सभी बिंदुओं पर चर्चा बैठक में की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली होने जा रही है। विभागीय मंत्री रामसूरत राय ने विभाग से हर तरह की खाली पड़े पदों का ब्यौरा मांगा है। विभाग में अमीन, राजस्व कर्मचारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और कानूनगो के पद बड़ी संख्या में खाली हैं। यह क्षेत्र कार्यालय के कुछ पद पदोन्नति से भी भरे जाएंगे। मंत्री के निर्देश के बाद विभाग खाली पड़े पदों की खोज में जुट गया है। मंत्री ने कहा है कि विभाग खाली पड़े पदों की जानकारी में यह प्रस्ताव भी दे दे कि इन्हें संविदा या फिर स्थानीय नियुक्ति के जरिए भरा जाएगा। कर्मचारियों की कमी के कारण न सिर्फ अंचलों के काम प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि भूमि सर्वेक्षण और चकबंदी जैसे महत्वपूर्ण अभियान के कार्यक्रम में भी देरी हो रही है। दोस्तों बात करते हैं कि साइबर क्राइम के तेजी से बढ़ते मामले को देखते हुए शासन प्रशासन लोगों को लगातार जागरूक कर रहा है। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को सतर्क करने के साथ साथ होर्डिंग बैनर लगा करके लोगों को साइबर क्राइम से बचने और फिर हेल्पलाइन की जानकारी दी जा रही है। हेल्पलाइन नंबर 155260 को बदल करके 1930 कर दिया है। यह साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च किया है तथा अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को सतर्क करते हुए शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधों से व्यापक तरीके से निपटने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in लॉगिंग किया है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार और झारखंड भले ही दो राज्य हो, लेकिन इन दिनों दोनों राज्य एक ही प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं। इसका नतीजा है कि झारखंड में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी हेमंत सरकार से नाराज है। वहीं बिहार में भी नीतीश सरकार में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन भी समान तरह की परेशानी से झेल रहे हैं। दरअसल दोनों की परेशानी और नाराजगी का कारण बिजली कटौती है। जहाँ इन दिनों देश में भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं कई राज्यों में बिजली कटौती के कारण लोग बिजली संकट से जूझ रहे हैं। झारखंड भी इसे अछूता नहीं है। राजधानी रांची सहित राज्य के अधिकांश जिलों में बिजली संकट है, जहां इससे महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी बेहद परेशान है और उन्होंने अपनी नाराजगी ट्विटर पर निकाली है। जहां उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा है कि बस ये जानना चाहते हैं कि झारखंड में इतने सालों से आखिर इतनी बिजली संकट क्यों है। साक्षी ने 25 अप्रैल की रात 9 बजे एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि झारखंड के एक करदाता के रूप में बस ये जानना चाहती हूँ कि झारखंड में इतने सालों से बिजली संकट क्यों है। हम जिम्मेदारी के साथ ये सुनिश्चित करें कि हम ऊर्जा की बचत करें। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब साक्षी ने बिजली संकट पर झारखंड सरकार को आड़े हाथों लिया हो। इसके पहले भी साल 2019 में भी बिजली संकट को लेकर के उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। तब भी ट्वीट करके उन्होंने लिखा था कि रांची के लोगों को आए दिन बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है। यह हर दिन 4 से 7 घंटों की बिजली कटौती की जा रही है। 19 सितंबर 2019 को 5 घंटे से लाइट नहीं है। कुछ इसी तरह की परेशानी बिहार में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को भी झेलना पड़ा है, जूझना पड़ा है। दरअसल भागलपुर में रेशम भवन में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे शाहनवाज हुसैन ने कार्यक्रम में कई बार बिजली कटी, जिसके बाद शाहनवाज हुसैन आग बबूला हो गए और कड़ी फटकार लगाई बिजली विभाग को। दोस्तों बात करते हैं कि गर्मी का मौसम हो और आम की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। हर भारतीय के दिल में आम की एक खास जगह है और ये खास जगह कुछ बरसों या फिर दशकों नहीं बल्कि सदियों से है। जब कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि भारतीयों और आम के बीच एक खास रिश्ता है, जिसमें कभी खटास आने का भी कोई चांस नहीं है। जब लोगों के दिलों में राज करने वाला आम इसीलिए ही फलों का राजा कहा जाता है। ये हो रही बात भारत और भारतीयों के बीच आम की लोकप्रियता की। विदेशों में भी भारतीय आम को जबरदस्त ख्याली मिली है। जब पुर्तगाली पहली बार केरल पहुंचे तो वे अपने साथ केवल भारतीय मसाले ही लेकर नहीं गए, जहां उनकी नज़र आम पर भी थी। यही वजह है कि भारतीय आम आज भी दुनिया भर में खूब शौक से खाया और खिलाया जाता है। दुनिया भर में भारत आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ से आम की लगभग 1000 वैरायटीज दुनिया भर में निर्यात होती है। भारत से आम का निर्यात 3 फॉर्मेट में होता है। एक तो फ्रेश आम, दूसरा आम का पल्प और तीसरा आम की स्लाइस। जैसा कि आप जान चुके हैं कि भारत सबसे बड़ा आम निर्यातक देश है, तो फिर जाहिर है कि कुछ और देश भी निर्यात करते होंगे। भारत के कंपटीटर्स की यदि बात करें तो फिर इसमें ब्राजील, मेक्सिको, पाकिस्तान, पेरू, थाईलैंड, यमन और नीदरलैंड्स जैसे देश शामिल है। इसी वर्तमान सीजन की बात करें तो 30 मीट्रिक टन आम का निर्यात यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड, आयरलैंड, मिडल ईस्ट इत्यादि देशों में हो चुका है और अभी ये निर्यात जारी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इफ्तार पार्टी का दौर लगातार जारी है और बिहार में इन दिनों इफ्तार पार्टी का सियासत भी गर्म है। रमजान का महीना भले ही खत्म होने को है, लेकिन इफ्तार पार्टी शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। जब पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू परिवार की इफ्तार पार्टी में अचानक पहुंच करके सबको चौंका दिया था, अब उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आरजेडी सांसद अहमद अशफाक करीम के दावत इफ्तार में शिरकत करके बिहार की राजनीति में गर्मी पैदा कर दी है। मजे की बात यह है कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने इस पार्टी में शिरकत को महज एक औपचारिकता बताया है। दरअसल कटिहार मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में आरजेडी के राज्यसभा सदस्य अहमद अशफाक करीम द्वारा रमजान के पाक महीने में दावत इफ्तार का आयोजन किया गया था। जब इस मौके पर सीमांचल के तमाम आरजेडी कार्यकर्ताओं के अलावा अन्य गणमान्य लोगों को भी आमंत्रित दिया गया था। इफ्तार पार्टी के शुरू होने से चंद मिनट पहले ही उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद अपने लाव लश्कर के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के साथ बीजेपी विधान पार्षद अशोक कुमार अग्रवाल, बीजेपी विधायक कविता देवी, बीजेपी विधायक निशा सिंह समेत बीजेपी के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। मौके पर मौजूद उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने मीडिया के पूछे जाने के एक सवाल पर कहा कि इफ्तार पार्टी का राजनीति से कोई भी संबंध नहीं है, ये परंपरा रही है। सभी राजनीतिक दल के लोग एक दूसरे के इफ्तार पार्टी में जाते हैं। मुझे भी बुला गया था तो फिर मैंने आने का फैसला किया। एक दूसरे के यहाँ आने जाने का जो हमारा सद्भाव है, सामाजिक ताना बना है, वह मजबूत होता है। ये जो सामाजिक सौहार्द और सद्भाव है, इसे दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती है।
दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये तक, कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।